जुगत जात के खेत, उसमें गेहूं बो दिए और गेहूं जब पका तो कच्चा कच्चा जो दाना था ना, उस समय सारा दाना निकल आया था, उसको तोड़ के बाली और फिर वही आंबा लगा के उसमें भूना और नी करके फूंक फूंक के उसका क्या नाम दाना मैं खेत में बैठ के खाया। स्वादिष्ट एकदम, रोटी खाने की दिल ही नहीं। एक साल कोई खास पैदाइश नहीं कर पाई क्योंकि पहली बार खेती की, उतने होशियार नहीं थे। फिर भी घर में कुछ न कुछ खाने के लिए इंतजाम तो हो ही गया। और उस खेत के बीच में ही एक बगीचा था, 10-15 आम के पेड़ थे। आम के दिनों में खूब आम खाया। फिर वो आस पड़ोस के खेतों में ज्यादा अनाज पैदा हुआ, 1.5 गुना। हमारा 2/3 पैदा हुआ। पिताजी ने कहा हमको तो करना आता ही नहीं है, छोड़। पिताजी का तो अकेले लड़के थे, तालमेल क्या रहता था बेचारा। पिताजी गरीब आदमी, क्या तालमेल का। मैं जैसे जैसे खिलाते थे पिलाते थे, ज्यादा परेशानी तो माँ को होती थी। ऊंचे घर से आई थी, बड़े वैद्य की लड़की थी। नानी माँ ने चालाकी करके पिताजी का जनेऊ यज्ञोपवीत बड़े धूमधाम से गांव में किया। खूब लड्डू बनाए बूंदी के, सारे गांव को खिलाए। सब जात वालों को कहा आओ खाओ। लोगों ने समझा बुढ़िया के पास बहुत पैसा है, चारों तरफ है। शोहरत हो गई गांव में। पटियाले के वैद्य जी आए, उन्होंने पिताजी का शादी कर दी। पिताजी का काम बन गया। अरे इतने बड़े घर की लड़की, तो फिर उसको खाना पीना पहनना ओढ़ना मकान सब अच्छा चाहिए ना। और नहीं मिला जिंदगी में कभी। बच्चे की आशा लगा के बैठी थी, बच्चा बड़ा होगा, नौजवान होगा, पढ़ लिख कर खिलाएंगे पिलाएंगे। और 3 बच्चे मर गए पहले ही। चौथे हम पैदा हुए तो अब टैली किया अलौकिक में, दिल्ली में 4 पैदा हुए, 3 मर गए, 1 रह गया। एक बार चाय की दुकान रखी मेले में, रात दिन खूब चाय बिकी। एक चौबे जी थे, उन्होंने बताया कि ये चीजें डालेंगे, ये मसाले 24-25 मसाले बता दिए, इसमें डालेंगे तो चाय बहुत बढ़िया बनेगी। सारी दुकान वाले तुम्हारे चाय की दुकान पे आके भीड़ लगा के पिए। हमने सारा मसाला खरीदा। 2-3 दिन दुकान चली, रात दिन सोने का भी मौका नहीं। पिताजी ने थोड़ा सहयोग दिया। दुकान ने इतना खर्चा किया, बढ़िया चाय बनी तो सारे लफड़ लफड़ पी जाते थे। 15 पैसे की चाय, बाद में 2.5 रुपए बचे। 2.5 रुपए में से 1 रुपया माता जी को दिया, वो भी खोटा निकला। और माता जी चारों तरफ मोहल्ले में कहना जो एक कमाई करके लाया, मेरे को खोटा पैसा दे दिया। बोलिए क्या मानो, किसी शैतान आदमी ने ढेर सारी चाय पी ली, 6-7 कप चाय पी हुई, अगर खोटा रुपया दे दिया। गंगा जी के घाट पे कार्तिक को मेला लगता है, वहाँ बहुत भारी मेला होता है। कंपिला मेला तीर्थ स्थान मानते हैं ना, तो वहाँ गंगा जी का प्रसाद बहुत चढ़ाया जाता है। प्रसाद क्या होता है? वही चीनी का बना हुआ पेड़ा, वो बिकता है। हलवाई लोग चीनी का पेड़ा खूब बनाते हैं, इकट्ठा थाल भर भर के दे देते हैं, हाथ पे रख करके बेचते हैं ना। तो हमने भी लिया, 1 थाल भर के पेड़ा लिया, सारा दिन बेचा, शाम को 1 पैसा भी फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, घाटा भी नहीं हुआ। पता नहीं ज्यादा तौल दिया क्या हुआ। ऐसे ही गुरु नानक की जिंदगी में हुआ। वो भी ऐसे ही दुकान चलाते थे, उसमें घाटा ही मार देते थे। पिताजी ने शरीर छोड़ा जब दिल्ली में प्रेमकांता भाइयों के चक्कर में फंस गई, तो हम ऑल इंडिया टूर में निकल गए 78 के अंत में। 78, 79, 80, 81, 82 तक 5 साल टूर में ही रहे। जितना पैसा था अपने पास वो सब खलास हो गया। टूर में भी लोग कोई जिनकी समझ में आता था देते रहते थे कुछ न कुछ। लेकिन फिर अचानक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया 82 में। हम फर्रुखाबाद में थे उस समय।
गंगा जी की सेवा कर रहे थे। गंगा जी के घर में कभी कभी खाना मिल जाता था, बाकी उन्होंने रहने के लिए ठिकाना कभी नहीं दिया। घर में 4-5 लड़कियां थी, हम नौजवान थे, इसलिए सोचा होगा हम उस टंडे को कहाँ दूं जगह। तो धर्मशाला में टिके रहते थे। 1-2 बार ऐसा हुआ, धर्मशाला में बहुत भीड़ हो गई और थैला रखने के लिए अलमारी भी छोटी सी नहीं मिली। बरसात के दिन थे, तो फिर पार्क में ही सोना पड़ा, पटिया के ऊपर। पटिया पड़ी रहती है चिल्ली। रात में बरसात हुई, प्लास्टिक ओढ़ के छो गए। 1 दिन सोए, 2 दिन सोए, और बरसात रोज हो रही। खींच आ गई। सवेरे को उठ करके गंगा जी पर लेटरिन बाथरूम नहाने के लिए जाते थे। परेशान हो गए, बाबा से कहने लगे, बाबा कहाँ ये ऐसा ज्ञान दिया कि इसमें कैसा भटकना पड़ रहा है। उसी दिन एक लड़का जिसको प्राइमरी स्कूल में 3 साल पढ़ाया था, कक्षा 1 से 3 तक, वो आया गंगा जी में मिला और उसने बताया, बाई चांस मिल गया, कि आपके पिताजी तो बहुत बीमार, हो सकता है वो शरीर छूट गए, उनको कैंसर हुआ है। नहीं, हाँ कैंसर नहीं, क्या कहते हैं, नहीं कैंसर नहीं, वो शुगर। तो हमने कहा कि भाई 1-2 दिन की और सेवा रह गई है, वो करके हम 2 दिन के बाद आएंगे। 2 दिन बाद पहुंचे तो शरीर छोड़ दिया। फिर हमको ठिकाना ही नहीं था, कहीं लोग हो गया। वो बहन पहुंच गई थी, उसने जला अला के सब क्रियाक्रम कर लिया, शाम हो गया। तो हम पहुंचे तो घर तो खाली था। बहन आई हुई थी बहुत दिनों से, वही परवरिश कर रही थी पिताजी की। घर से बुलावा आता था कि अब जल्दी आ जाओ, यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं है। बच्चे छोटे छोटे विश्वनाथ परेशान हो रहे। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, वो भी चली गई। तो माता जी को जल्दी थी जाने की। जैसे ही हम गए, वो दूसरे दिन वहाँ से विश्वनाथ को बुलाया, वो आ गए और लेके चले गए। हमें घर खाली मिल गया, हमें जो चाहिए था तो मिल गया। से बीके में चल रहे थे, शुरुआत चलना शुरू किया। जोश में आकर रजिस्टर पोर्ट से क्या नाम, इनलैंड लेटर में रजिस्टर्ड पोस्ट से 2-3 पत्र भेज दिए कॉपी करके। एक विजय लक्ष्मी के यहाँ, एक मोहल्ले में जो पीछे घर है ना शुक्लों का, बीकर राम शुक्ल के यहाँ, और एक अपने ही मोहल्ले में पड़ोस में नेक्से पांडे थे उस समय। तो पड़ोस में मनोज भाई रहता ना, उसके चाचा, उनको 3 पत्र भेजे। उसमें लिख दिया कि अब हमें लौकिक बाप की कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमने अलौकिक बाप की गोद ले ली। आप बहनों को बताया, आप संभालिए मकान को या जो कुछ भी बाबा के पास बैंक बैलेंस हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब पहुंचे तो फिर इन लोगों ने अपनी मीटिंग की, विश्वनाथ वगैरह ने, भाइयों ने। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन का कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं शादी करने के बाद, तो हम दूसरे की बहन का हिस्सा क्यों लेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं लेंगे, आपको संभालना पड़ेगा, बैंक भी संभालो, घर भी संभालो। तो उन्होंने सोचा कि चलो, बाबा ने तो कहा 3 पैर पृथ्वी तुम्हें चाहिए, कोई देता है तो ले लो। तो उनका भाग्य बन गया। क्या हम तो दे चुके थे पहले ही, भाग्य बन गया भाई उन लोगों का। पिताजी गुस्से में आ गए, लोगों ने, हम गांव वालों ने बता दिया, ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में फंस गया। तो उन्होंने गुस्से में आ गए। बड़ा बढ़िया जमीन थी गांव की, अहमदगंज के गांव के पास ही। उसमें 8-10 पेड़ भी थे आम के, छोटे छोटे, क्या नाम, फल आना शुरू हुआ था। और 100 शीशम के पेड़ खड़े थे किनारे किनारे खेत के, इतने इतने मोटे थे उस समय। बाद में उस समय जब हम थे गांव में, तब ब्रह्मा कुमारियों में जाने से पहले 68-69 में 3 कोस माने 10 किलोमीटर। कायमगंज भी 10 किलोमीटर, कायमगंज के पास में पड़ता है। कायमगंज और अहमदगंज के बीच में एक बूढ़ी गंगा पड़ती है। बूढ़ी गंगा को क्रॉस करके कायमगंज की पहाड़ियों पर कायमगंज बसा हुआ है। क्या होगा फिर तो बस कम वही जमीन जो खरीदी हुई थी, वही रामेश्वर नाथ के पास, वो बेच दिया 900 रुपए में। 500 रुपए में खरीदी थी। कुछ उसमें खेत पैदा कर नहीं पाए पिताजी ने, उसमें गधे वालों को 250 रुपया और दे दिया, तो 500 की जगह 750 की हो गई। तो मिट्टी इधर से उधर, उधर से उधर खेत बराबर करने के लिए मेहनत की, वो भी कम से कम 500 रुपए की मेहनत तो हो ही गई होगी दोनों बाप बेटे की।
तो 1,500 का खेत पड़ा, 900 में बिका तो बेच दिया उन्होंने। गांव वालों को जरूरत थी, बार बार आते थे कि हमें, हमारा मकान गंगा जी के पानी में डूब गया, अब आपका खेत तो खाली ही पड़ा रहता है, हमें दे दो तो हम गांव बसा लेंगे उसमें। तो चिनगटपुर वो गांव वाले बस गए। पिताजी को भी गुस्सा आ गया। महंत जी ने एक बार, उनकी ऊंची ऊंची खाई थी ना खेत की, रामेश्वरनाथ जी के मंदिर की, तो वो मिट्टी खिसक के हमारे खेत में आती थी, माने खाई चौड़ी हो रही थी। तो पिताजी ने उस मिट्टी को काट करके अपने खेत में मिला लिया, जो चौड़ी हो रही थी उनकी। मेड़ को बनाते हैं ना ऊंचा ऊंचा कर, तो उनका हम अपने हिस्से की मिट्टी काट करके खेत अपना 5 बीघा पूरा कर लेते। तो महंत जी आए गुस्से घर में, उन्होंने फावड़ा बड़ा सारा छीन करके और ले गए। यहाँ बिल्कुल इस खाई पे पाँव नहीं रखना। अब पिताजी को गुस्सा आया तो घर में बैठ गए। अब निकले ही नहीं बाहर, खेत भी नहीं देखना। 4-5 दिन के बाद महंत जी कोई औरत की चक्कर में फंस गए और औरत ने उनको गंदा कर दिया। अब वो बात चारों तरफ लोगों को पता चल गई। औरत ने भी ढोल पीटना शुरू कर दिया, ऐसा करता है वैसा करता है। महंत जी वहां से निकल के भाग गए, लोग सोटा लोटा लेकर के। ऐसे पिताजी थे तपस्वी। आए होंगे 82 में शरीर छोड़ा है, तो 82 के बाद कितने साल हो गए? 18 वो और 20 ये, 18 और 20 30 38 साल के हुए हो। माँ ने तो 65 में ही शरीर छोड़ दिया था। ये भी कहानी बड़ी विचित्र है उनको है। हाँ, हमारा मम्मा ने भी 65 में शरीर छोड़ा। तो उनको फिट आता था माता जी को, टीबी की बीमारी हो गई, वो ठीक हो गई, लेकिन एलोपैथी की दवाइयां खा करके ये बीमारी शुरू हो गई फिट आने की। तो फिट आ चारपाई से उठ करके भागने लगती। हम लोग घर में रहते थे, ठीक है, कंट्रोल कर लेते थे। एक बार वो क्या नाम, रात में वो रामलीला का ड्रामा चल रहा था। कोई बाहर से मंडली आई हुई थी, वो दिखा रही। मोहल्ले के सब अम्मा औरतें गई और बहन भी चली गई। पिताजी भी उसी की देखभाल में चले गए। और हम तो स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, वहीं बीए का इम्तिहान दे रहे थे प्राइवेटली। कंपिल में नहीं रहते, स्कूल में थे, एग्जाम देने के लिए फरक्काबाद जाना पड़ता था। तो वो रामलीला के दिन, अक्टूबर के दिन चल रहे थे, हम स्कूल में थे, माता जी अकेली रह गई। उनको आया होगा फिट, दरवाजा खोल करके बाहर जो छत थी दुकान की, उसके ऊपर से दौड़ी होंगी, गिर पड़े, टांग में चोट आ गई। गिरते ही पता नहीं उन्होंने तड़प के शरीर छोड़ दिया होगा। सामने वाले गजेंद्र चौबे हैं, वो ड्रामा देख करके सवेरे ही, ड्रामा देख के नहीं, अधूरा ही छोड़ करके अपने खेत की रखवाली करने के लिए, देखने के लिए आए होंगे। और रास्ते में आए थे, देखा कि माता जी नीचे पड़ी गई जमीन में, वो गली में। तो उन्होंने उनको उठा के दरवाजे पे चबूतरे पर रख दिया और दौड़ के गए, पिताजी को बताया। पिताजी हमको बुलाया खेत से, दोनों लोग आए तो एकदम शरीर छोड़ चुके हैं। ऐसे माता जी पिताजी की दोनों की कोई सेवा नहीं हो सकी। फिर क्या, 82 से लेकर के डॉक्टर ओम प्रकाश का साथ मिल गया, उनको ज्ञान सुनाया तो उनकी समझ में पूरा बैठ गया। वो सुबह शाम आकर के मुरली सुनने लगे। जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन सुनते जाते थे, उनका नशा चढ़ गया। साल भर तक वो अकेले ही चलते रहे और उनके अकेले चलने से हमको फोर्स मिल गया। साल भर के बाद गांव के दूसरे लोग आने लगे, वो भी जुड़ गए। और जो कमरा था ना पुराना, इससे कम चौड़ा था लेकिन लंबा था ज्यादा, वो भरने लगा जिज्ञासुओं से। फिर हमारा फोर्स बढ़ गया। तब तक ये पुष्पा माता और कानपुर की गंगा की अम्मा, जनक माता, और वो कानपुर की वो क्या नाम, पद्मा माता, और बनारस की एक प्रिंसिपल माता थी इंटर कॉलेज की। उनको पता पड़ा कि वो वहाँ कंपिल में बैठ गए, तो वो भी पार्टी बना के आ गई और पुष्पा माता इसको भी ले आई। कमला बढ़िया संगठन बन गया। 2-3 दिन क्लास हुआ उनका, गांव वाले भी बड़े रिफ्रेश हुए, खुश हुए। वो लोग वापस जाने के बाद रवीश को पता चला, तो वो भी आया भट्टी करने के लिए। भट्टी करके गया और सीधा शांता के घर में पहुंचा। वो शांता की पहले उसने डिस सर्विस की हुई थी, फोन करके कि वीरेंद्र ने तो ऐसा किया,
वैसा किया प्रेम कांता के साथ। यहाँ से संगठन तो सारा उखड़ गया। आप तो यहाँ आकर के उनसे खूब रिफ्रेश हुए थे और यहाँ आकर के कंपनी में आकर के हमको तो बहुत मजा आया। अभी उसने दोबारा जाकर के उनकी सर्विस की तो निकल पड़ी। पहले अकेली आई माँ को साथ लेके, दोबारा गई तो कर्नाटक की पार्टी ढेर सारी तैयार कर ली। एडवांस ज्ञान सुना के पूरी पार्टी आ गई। फिर शांता ने 2-4 महीने के अंदर ही ये 3 कन्याओं को यहाँ से आंध्रा से निकाल लिया। सूर्य प्रभा, कमला हैदराबाद की, गीता पुरानी युवराज की बहन कमला, पहले गीता नाम था, और अनुराधा। तीनों बहनें इकट्ठी होकर के अपनी अपनी माताओं को लेके पार्टी के साथ पहुंच गई। रिफ्रेश हुए, कोर्स कराया 7 दिन, तो जाते ही सरेंडर हो गई तीनों की तीनों। और कौन था? कोई था ही नहीं। वो कभी कभी आती थी पुष्पा माता कमला को लेके, बड़ी मम्मी को लेके आती थी। 86 में शांता सरेंडर हुई, 84 में सरेंडर पत्ती ये भी चल के लिख के चली गई। फिर बीच बीच में आती रहती थी, चली जाती थी। कोई बहन या माता थी नहीं तो फिर रख नहीं सकते थे कन्या को। पुष्पा माता की नौकरी थी, छोड़ नहीं। शांता आने के बाद फिर माँ को मौका मिल गया रहने का। उनकी अम्मा भी डटी रही 1-2 महीने। पुष्पा माता और शांता की मम्मी दोनों ने सरेंडर पत्र लिखा। दोनों ने सुबह को लिखा और शाम को फाड़ के फेंक दिया। मैं नहीं ऐसा सरेंडर हो सकता। बाबा की हर बात को मानना है। फाड़ फोड़ के दूसरे दिन चली गई। शांता रह गई। पहले दोनों लोग बड़े प्यार से रहे, शांता और मम्मी। तब तक आंध्रा की ढेर सारी कन्याएं सरेंडर हो गई। उनमें ये बीएसपी की गंगा भी है, पुरानी बहनों में। कर्नाटक का एक कुमार सिद्धू भाई बीजापुर का, वो भी सरेंडर हो गया। बढ़िया। कंपिल का सियाराम, पुराना सियाराम था एक, खेती का काम छोड़ छाड़ के वो भी इधर ही बैठ गया। बाहर का कमरा दे दिया उसे रहने के लिए। तो चल पड़ा, पार्टियां आने लगी। अब तो बेल पौड़ गई, कहा करे कोई, कहाँ रखेंगे, जगह है। फिर क्या था, चल गई ट्रेन तो चल गई। 87, 88 में, 90 में 10 कन्याएं सरेंडर हो गई। 9 कन्याएं। माउंट आबू में आवाज पहुंच गई और वीर ने तो यहाँ से निकाल दिया। तो 9 कन्याएं सरेंडर कर ली। तो ब्रह्मा कुमारी में हड़ बम फैल गई, हड़कंप फैल गया। ये कैसा आदमी निकला, कैसा लड़का निकला, बिन फेरे हम तेरे बना ली 9 कन्याएं। कान खड़े होने लगे। मेहनत करके वहाँ विजय बिहार की जमीन खरीदवा ली। फिर बड़ी मम्मी की बुद्धि, दिल्ली में भागने लगी। इतनी बड़ी जमीन मिली, उसमें बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, और ज्यादातर दिल्ली में ही रहने लगी। 93 में, फिर ये 92-93 में ये क्या नाम, काशी माँ आई पहली बार। कुछ दिन रही नानी के साथ, फिर चली गई। तो और कन्याएं भी आई, हैदराबाद की, ये कलकत्ते की, राउरकेला की, अच्छी पढ़ी लिखी कन्याएं 2-3 साल में सरेंडर भी हो गई। क्या ये लोगों ने खरीदा, वो अपना पैसा उड़ने लगे। पैसा कहाँ डालें, तो कंपनियों में पैसा डालना शुरू किया। तारा कंपनी में डाला, और क्या कुबेर कंपनी में डाला, त्रिकोण कंपनी में डाला। उसकी एक शाखा कंपनी में भी खुल गई। उसके मैनेजर यही बन गए, श्यामू के बड़े भाई। तो त्रिकोण में भी ढेर सारा पैसा जमा कर दिया। फिर तो ज्यादा पैसा आने लगा, तो फिर गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी का पता चला। एक भाई थे अहमदाबाद के, दिलसुख भाई, वो पुराने एजेंट थे गोल्डन फॉरेस्ट। दिलसुख नहीं, दलसुख भाई। अपना पैसा कभी भी नहीं डाला गोल्डन फॉरेस्ट में, दूसरों का तो डलवाया, अपना पैसा एक भी नहीं डाला। और जितना भी वो मिलता था, क्या एजेंटशिप कंपनी से, वो सारी निकाल लेता था, कुछ भी नहीं रहने देता था। लाखों रुपया उन्होंने कमा लिया। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, यहाँ बहुत ब्याज मिलता है और हर साल पैसा पेमेंट करते हैं बैंक में। बुद्धि उधर खिंच गई। जिज्ञासु का सारा पैसा उठा के 50-50 के 1000 के हिसाब से गोल्डन फॉरेस्ट में
एक एक खाता सबके नाम से। अब पीछे से अपना नाम, माँ का नाम लगा के शुरू कर दिया। करते करते 93 से लेकर के 94, 95, 96, 97, 98 तक, 99 तक। 98, 99 में पता नहीं क्या हुआ, ये सारी कंपनियां छोटी मोटी बड़ी सब फेल होने लगी और लोग घबरा गए। गोल्डन फॉरेस्ट से भी जल्दी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब इतने लोगों का पैसा कहाँ से वापस करें इकट्ठे? तो कुछ न कुछ धंधे में लगा देते थे कंपनी वाले, या जमीन खरीदने में, जंगल खरीदने में लगा देते थे। तो प्रॉब्लम हो गई, पैसा पूरा दे नहीं पाया। उसी बीच में ये पंजाब के जो क्या नाम, चीफ मिनिस्टर, और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर चौटाला, उन्होंने गोल्डन फॉरेस्ट में मांग की कि हमें 400 बीघा जमीन दे दो। 400 बीघा नहीं, शायद 400 एकड़ जमीन की मांग की। तो हम उसे कॉलोनाइज कराएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। इन्होंने मना कर दिया, गोल्डन फॉरेस्ट वाले के मैनेजर ने, सियाल साहब ने मना कर दिया कि ये तो पब्लिक का पैसा है, आपको कैसे दे दें। बस वो दोनों गुस्से में आ गए, उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके गोल्डन फॉरेस्ट फ्लॉप करवा दिया। पैसा फंस गया सारा उधर। तो भी गोल्डन फॉरेस्ट वालों ने हमको ये जमीन दे दी, चंडीगढ़ वाली 400-500 बीघा। लेकिन जमीन में से जितना भी लकड़ी का उनका प्रॉपर्टी थी वो सारी उन्होंने काट ली पहले ही, फिर हमें दे दी। इस बात का हमको पता नहीं चला। दे दी, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं था। तो ऐसे ही कागजों में लिख के दे दी। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, वो भी जैसी बनाना चाहिए वैसी बनाई नहीं। ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को ये बेचना खरीदना यहाँ शुरू करेंगे, और आपने पूरा नहीं सौंपी। तो कागज काम नहीं किया। पटवारी के पीछे पड़े कि हम इतने साल से यहाँ खेती कर रहे हैं, 7 साल हो गए, 6-7 साल, हमको जमीन का म्यूटेशन करके दो। AKF को, आध्यात्मिक कृषि फार्म को, आध्यात्मिक विद्यालय को दिया ही नहीं म्यूटेशन। पटवारी का म्यूटेशन हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि हाँ भाई इनका कब्जा भी है। गड़बड़ हो गई। हम अंग्रेजी जानते नहीं थे, बहनों ने ध्यान नहीं दिया उसे पढ़ने में। वो पावर अटॉर्नी उन्हें इस तरह दे दी कि ये जमीन की देखभाल और बेचना करना ये गोल्डन फॉरेस्ट की तरफ से करेंगे। तो वो जमीन जैसे हमको नहीं मिली, ओनरशिप बनाना चाहिए ना। कोई कंपनी मैनेजर रखती है ना अपने, ऐसे उन्होंने मैनेजरशिप की तरीके से हमको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि हमारी कंपनी के मैनेजर है, जमीन को बेचना करना जो कुछ भी करना हो वो इनको अथॉरिटी है। तो अंग्रेजी में हम जानते नहीं थे उतना, बहनों ने ध्यान नहीं दिया उसे पढ़ने है। इधर ब्रह्मा कुमारियों ने जब कंपनी के ऊपर फेल हो गई और ब्रह्मा कुमारी ने हमारी शिकायत की। वहाँ जो वहाँ बैठाया गया था जज, कहाँ, चंडीगढ़ में, गोल्डन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी को पता लगाने के लिए कहाँ कहाँ फैली हुई है। ब्रह्मा कुमारी ने शिकायत की कि इनको भी जमीन दे दी है गोल्डन फॉरेस्ट वालों ने, वो ये कब्जा किए बैठे हैं। तो वो जमीन भी उसने ऑक्युपाई कर ली। अभी कह रहे हैं सारी जमीन उन्होंने बेच दी, करोड़ों रुपए में बेच गवर्नमेंट। कोई किसान कह रहे हैं कि हमें बहुत कॉस्टली दी है, लेकिन DLC का पता लगाया तो बहुत कम है। DLC जानते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने खाया होगा आधा पैसा, सारा खा गए मिल बैठ। कितने बाग लगाए थे, शरीफे का बाग लगाया, सीताफल का। रामलू भाई पानी बाल्टी में ले जा करके भर के पौधों में लगाता था। ट्यूबवेल से पानी भर के ले जाता था, बाल्टी में पौधों में लगाता। 1 एकड़ में बढ़िया वाले आम लगाए, 1.5 साल में फल देने वाले। 2 एकड़ में चीकू लगाया, अंजीर का बाग बनाया, और तालाब था उसमें
हर साल इतना ढेर सारा सिकाड़ा पैदा होता था, जिज्ञासु को खूब बांटते थे। जिज्ञासु लेने के लिए मना करते थे, हम नहीं इतना खा पाएंगे, बेचते थे नहीं, सूखने के लिए सुखाने के लिए जगह नहीं थी, ढेर सारा सिकाड़ा खराब होने लगा। अमरूद का बाग सब बेकार हो गया। उनके लगाए हुए किन्नू के बाग थे, उसमें परवरिश करना नहीं जानते थे, कटाई छटाई नहीं हुई तो वो सब ठंडे हो गए। अब बाद सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। चंडीगढ़ के लोग कहते थे आप तो चंडीगढ़ में बड़े महाराजा बन गए, बहुत पैसे वाले, इतनी प्रॉपर्टी तो किसी के पास नहीं होगी। 500 बीघा जमीन चंडीगढ़ में, जहाँ खाली जमीन है ही नहीं बिल्कुल। जब वो खेत चला गया तो खूब पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे ऊपर से गिरा दिया। संस्था तो चलती रही, जितनी खेती उधर चली गई उतनी खेती आबू में फिर तैयार हो गई। अब देखो क्या होता है, कौन सी पहाड़ की चोटी से गिराए जाते हैं, क्या किया जाता है। गिराए तो गए ही, कम से कम नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया, ये भी तो गिराना ही हुआ। शास्त्रों में लिखा है प्रहलाद को, जो राक्षसों का बच्चा था, राक्षसों में पैदा हुआ था ना, तो उसके बाप ने पहाड़ पे चढ़ाया उसे और फिर नीचे गिराई दिया, फेंक दिया पहाड़ से नीचे। और विष्णु भगवान ने उसे हाथों में उठाई, ऐसी कथा वाला है क्या, महाराजा जैसा, और फिर नीचे गिरा दिया। लोगों की बुद्धि में तो आ गया कि बहुत ऊंचा आदमी बन गया ये, फिर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया माने सारा गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली ना, तो नीचे गिर गया ना। अब देखो क्या होता है आगे चल के ड्रामा में। उधर गोल्डन फॉरेस्ट का चक्कर चल गया इधर ये दुनिया भर के केस लग गए फर्रुखाबाद में, कंपिल में, और उनमें लगातार पेशी होना शुरू हो गई। ऐसे होता है, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। आपका क्या होता है आगे चल के तो देखें। एक दिन में सैकड़ों लोगों की सर्विस होती थी। लोग 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट होता था एक शहर में, ढेर लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब देखो सारी सर्विस बंद, अब क्या करें। चलो 77, 79, 80 4-5 सालों में सारा लीवर का बेकार हो गया। जिस घर में जाओ चाय पियो, सारा दिन में बस उस चाय से ही पेट भर जाता। ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवालों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। जो बिघन रूपी दीवालें है ना, उनसे भी ऐश करो। ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवालों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। ये जो बिघन रूपी दीवालें खड़ी है ना मस्जिद की, उनके साथ भी ऐश कर लो। कुमार दादी जैसी इस्लाम धर्म की दीवार है, मस्जिद बनाने वाली, मस्जिद दीवार खड़ी कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भगवान को पहचानने ही नहीं देते, बिगड़ की दीवार ऐसी खड़ी करते हैं। क्या था ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवारों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। कहां से गीत याद आते हैं। फिल्में देख देख के सत्यानाश किया है अच्छे से। बाबा ने कहा है सबसे ज्यादा पतन होता है उपन्यास पढ़ने से और फिल्में देखने, सबसे ज्यादा आत्मा का सत्यानाश होता है। ज्ञान में आने से पहले रेगुलर फिल्म देखते थे क्या? खूब डट के। कहाँ? थिएटर में क्या? दुनिया वाले परेशान करते थे, दुखी करते थे। थोड़ा ऐसी दुनिया है। 250 जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए, एमए पास करने के बाद और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद और 3 साल फेल होने के बाद, क्या 16 साल और 3 साल 19 साल और 2 साल 21 साल, और 50 जगह साक्षात्कार किए, जो भी पैसा जेब में था सब खर्च कर दिया, एक जगह भी नहीं लिए गए। और प्रूफ हमारे पास अभी भी रखे हुए हैं।
250 जगह अप्लाई किया, वो यूपीसी प्रूफ होता है ना डाक खाने का, और 50 जगह जाके साक्षात्कार दिए स्कूलों में और कॉलेजों में, कहीं भी नहीं लिए गए। वो पहले से ही नियुक्त करके रखते थे जिसको लेना होता था उसको। इसलिए फिल्म देखने चले जाते थे। और परेशान करके रख दिया, तो कहीं तो कुछ आनंद लेंगे। तो जब मौका मिलता था डट के फिल्में देखते थे। इश माना क्या पूछ रहे हैं? ऐसा माने स्त्री पुरुष जो मस्ती मारते हैं, सो जिससे पेट में जन्म जन्मांतर मस्ती मारते हैं तो पेट में गैस बनती है। मेरे पेट में ढेर सारी गैस बनती है। ऐस आराम, एशिया नाम क्या है? एशिया नाम है ना, किस तरह नाम पड़ा एशिया? नास्तिक धर्म के लोग ऐसे ही तो करते हैं, और क्या करते हैं। अम्मा हो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, बहन हो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, बेटी हो उसे भी नहीं, भतीजी हो, भांजी हो, उन संबंधों से कोई मतलब नहीं। कैसे पता है ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बच्चा पैदा हुआ उसको उसमें डाल दिया, काय में बच्चा पैदा हुआ उसको डाल देते हैं उसमें, शिशुगृह में, वहां पलते रहते हैं बच्चे। माँ बाप अपने नौकरी करते रहते हैं जाके फ्री, बच्चों को आया है संभालती रहती हैं। थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल में, हॉस्टल में डाल दिया, प्राइमरी स्कूल में। और बड़ा हुआ कॉलेज में और हॉस्टल में डाल दिया। और बड़ा हुआ कॉलेज की बड़ी पढ़ाई भी अगर पढ़ ली तो फिर ट्रेनिंग में डाल दिया। ट्रेनिंग से निकला नौकरी में डाल दिया। नौकरी में गया तो उन्हें अलग अलग क्वार्टर दे दिए, तुम अकेले रहो, बहनों को भी, माताओं को भी, और भाइयों को भी। जो चाहे उसके क्वार्टर में घुस जाए, औरत चाहे आदमी, जिससे जिसकी सिट्टा जोरी बन जाए। अब हम पता रहेगा कि कौन हमारी अम्मा, कौन हमारे बहन और कौन हमारी बेटी। फिर ऐश करो दोस्तों। धर्म कल्याणकारी क्या कल्याणकारी? कल्याणकारी। कैसे कल्याणकारी? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। इम्प्योरिटी की अति होगी तो विनाश हो जाए, अति का अंत है। ये अभी से भागे हैं, बाबा तो 76 से भागे हुए हैं ब्रह्मा कुमारियों की नजरों से, कोई नहीं बताता है। और ढेर सारी कंप्लेंट है, बाबा की FIR दर्ज कराई है। तो 74-75 की बात है, FIR दर्ज कराई वगैरह। लड़ाई झगड़ा तो ये शुरू होता है कलयुग में। कलयुग में खास विशेष आक्रमण होते हैं मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के। वो लोग गाड़ी लेके पीछे पीछे फिरते रहे। एक बार तो उषा माता के पति को पकड़ के ले गए। अभी तो उषा माता ने भी सभी छोड़ दिया सबको। उनकी जो बहन थी उसने भी शायद सत्या ने शरीर छोड़ दिया, उनके सामने की बात है। नानी के सामने की बात है, नानी ने भी शरीर छोड़ दिया। नानी ने, नाना ने, और शक्तिराम शर्मा को पकड़ के ले गए थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उनका फोटो वोटो तो कुछ खींचा नहीं गया। और घर में आकर के गाड़ी ला करके दरवाजे पर खड़ी कर दी और शक्तिराम शर्मा को, माँ के पिताजी को पकड़ के ले गए और बहुत दूर ले जाकर फिर छोड़ दिया, जब वो लगातार पंजाबी बोलता रहा। और छोड़ के चले गए। 10 मिनट बाद हम आ गए। 1 महीने तक लगातार कार दौड़ती रही, जीप कार
हमारे पीछे पीछे। अब दिल्ली में सवेरे को कहीं है, पश्चिम में तो शाम को पूरब में, ऐसे आलूट बसेस से भागते रहे, प्रोग्राम भी करते रहे गीता पाठशाला में। जब तक तो उनको पता चले गीता पाठशाला में प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, जब तक वो भाग के आए तब तक हम नजर 76 से लेकर के अभी कितने साल हो गए है, 46 50 45 46 साल में एक बार भी उनकी पकड़ में नहीं आए। और जेल में जाने के बाद तो उन्होंने वो गुंडा ही लगा दिया बाबा के पीछे, 70,000 रुपया दे करके सुपारी दे दी उसे, इसको खत्म कर दो। वो भी पोल पट्टी खुल गई तो अधिकारी डर गए। अधिकारियों को भी पैसे दिए थे, गुंडे को भी पैसे दिए थे, टाइगर को। बाद में भी टाइगर पीछे लगा रहा, जब हमको अंदर के बैरक में डाल दिया गया। जब नहीं हाथ आए तो जेलर को उसने झापड़ मार दिया, जेलर उसी ने ट्रांसफर करा के भाग गया। और हमको उस बैरक में रखा गया जिसमें जो किडनैपर है वो उसी बैरक में रहता था, और बढ़िया बढ़िया खाना जेल में से बनवा बनवा के खाता था, और ऑफिसरों को जो खाना दिया जाता वो उसके लिए आता था, और बैठे बैठे नोट गिनता था किडनैप करवा करवा के, और नोटों में से हिस्सा अधिकारियों को भी देता था। क्या नहीं चलता है जेलों में। तो हमारी बैरक में 50% तो ऐसे भाई लोग थे बिल्कुल निर्दोष, निर्दोषों से जेलें भरी रहती हैं। गवर्नमेंट को नियम ये बनाना चाहिए कि अगर कोई झूठा केस करते हैं और झूठा केस साबित होता है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर सजा मारी जाए। लेकिन लोग डरते हैं, उनका नियम ये है कि कंप्लेंट करेंगे तो उनके ऊपर सजा डाली जाएगी। डरते हैं लोग गुंडों से, गुंडे बड़े भगवान से। गुंडे चोर और डकैत आधा पैसा खुद खाते हैं, डकैती का आधा देते हैं पुलिस को। पुलिस के लोग बड़े बड़े ऊंचे आला अधिकारी में तो पैसा का हिस्सा पहुंचाते हैं। एक बार डीएसपी आया था रात में कंपनी में, हमको बुलाया थाने में। शांता ने मना कर दिया, वो तो सो गए, अब नहीं मिलेंगे। यहाँ नियम नहीं है 8-9 बजे के बाद किसी से मिलने का। तो उस दिन पता चला कि डकैत बुलाए गए थे बाबा को पकड़ने के लिए। अगर उस दिन चले जाते तो डकैत पकड़ के ले ही जाते। फिर अनाप शनाप पैसा मांगते। तो हर जगह से हमको बाबा ने बचाया, अभी भी बचा रहा है। अंडरग्राउंड से बाहर निकलेंगे तो लाट टपक पड़ेगी 5 लाख रुपए के ऊपर। ढेर सारे तो विरोधी हो रहे हैं। हाई कोर्ट से काशी माँ का वो मिल गया आर्डर। उसके बाद भी 3-4 बार उसका मामा पीछे पड़ा। दिल्ली में 2 बार आया पुलिस के लोगों को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के। कोर्ट में वो पेश कर दिया, हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इनको तो परमिशन मिली हुई है, दोनों बार वापस चला गया। काशी माँ को हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ था फ्री होने का। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, लेकिन ये अंदर के लोग ये बहुत सक्रिय हो रहे हैं।
जो विरोध में निकल रहे हैं और ब्रह्मा कुमारियों से मिल रहे हैं, मिलकर के हमला करेंगे। कोर्ट, हाई कोर्ट पैसा लेकर के बैठा हुआ है ब्रह्मा कुमारियों से, उसके सामने किताब दे दी तो पढ़े कौन उसे? और एक झूठा केस और लगा दिया, पूरा ही झूठा केस। माता के अलावा वो क्या नाम, रचना का, रचना के ऊपर फिर और एक केस लगा दिया, ऊपर क्या नाम, ज्ञानेश्वरी। क्या फरुखाबाद में भी जो केस हुए वो सब अंदर के भाई बहन है, वो विरोधी हो गए तभी तो केस हो पाए, तभी बाबा को जेल में जाना पड़ा। अंदर के लोग विरोधी ना होते, 8 लोग थे अलग अलग स्टेट के। पर